Jai Hind, this side Mahima Rajak, and today I am gonna to teach you about the world population distribution, density and growth. तो किसी भी कंट्री को अगर हमें समझना है तो हमें वहाँ के लोगों के बारे में भी समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री का फ्यूचर वहाँ के रह रहे लोगों पर ही डिपेंड करता है। वो किस तरह से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, लॉज बनाते हैं, एक्ट पास करते हैं, ये सब वहाँ के रह रहे लोगों पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी अगर हम पॉपुलेशन से डील करते हैं तो हम पॉपुलेशन से देखते हैं कि कंपोजिशन कैसी है। कंपोजिशन इट मीन्स मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, बर्थ रेट, डेथ रेट, और डेथ भी हो रही है अगर तो किस रीज़न से हो रही हैं, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, लिटरेसी लेवल, और वो कहाँ रह रहे हैं। रहना मतलब विलेज या फिर सिटी। तो अगर हमें ये सब चीज़ें पता है तो हमें उस पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन पता है। तो अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये नोन फैक्ट है कि पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट रिफर्स टू द वे पीपल आर लिविंग ओवर द अर्थ and 90% of the world population lives in about 10% of its land area. So, the term population distribution refers to the way people are spaced over the earth's surface. एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 50% से ज़्यादा लोग एक ही कॉन्टिनेंट में रहते हैं। In fact, one geographer named George said that Asia has many places where people are few and few places where people are very many. Population density. So, किसी भी अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी जानना है तो हमें वहाँ की पॉपुलेशन और एरिया पता होना चाहिए, और हम ये इसको लेते हैं persons per square kilometer. persons per square kilometer. Let's take an example. हम इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं। तो इंडिया में पॉपुलेशन 1.41 बिलियंस है और एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये अप्रॉक्स आएगा, तो ये अप्रॉक्स 429 आएगा, विच सिंपली मीन्स कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 429 लोग रहते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड areas like the northeastern part of USA, northwestern part of Europe, southeast and East Asia having population more than 200% per square kilometer. Low density near the north and south poles, the hot and cold desert and rainfall zones near equator. Medium density area around 11 to 50% per square kilometer. For example, Western China, Southern India in Asia, Norway, Sweden. So, the factors that influencing the distribution. There are 3 factors: geographical, economical, and social and cultural factor. Geographical factor में सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सिंपली जहाँ पर पानी अच्छे से अवेलेबल है वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, बिकॉज वाटर इज़ लाइफ लाइन। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ इन जोग्राफिकल फैक्टर लैंड फॉर्म्स मतलब जो नेचुरली अवेलेबल, जैसे माउंटेन्स हैं, तो जहाँ पर प्लेन है, प्लेन लैंड फॉर्म है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, या जहाँ का स्लोप जेंटल हो।
प्लेन रहेगा तो वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करना आसान होगा या और एग्रीकल्चर इजी होगा। थर्ड फैक्टर है क्लाइमेट। तो अगर एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉटनेस होगी तो वहाँ पर हमारा सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ ज़्यादा सीजनल वेरिएशन ना हो। और सॉइल भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर जहाँ पर ज़्यादा अच्छा सॉइल होगा वहाँ या ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगा वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर सपोर्ट ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर्स में अगर देखें तो सबसे पहला है मिनरल्स। अगर मिनरल होंगे तो माइनिंग होगी, माइनिंग होगी तो इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पर, और अगर इंडस्ट्रीज़ है, माइनिंग है, तो यहाँ पर लोगों की ज़रूरत होगी। लोगों की ज़रूरत होगी इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कटांगा, जहाँ पर कॉपर माइनिंग होती है। अब हम अगर बात करें अर्बनाइजेशन की, इसका मतलब होता है कोई विलेज से अर्बन एरिया की तरफ मूव करना, माइग्रेट करना। ये क्यों करते हैं? ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है। द लास्ट वन इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, इसलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है। और लास्ट फैक्टर है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो यहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ। Population growth change refers to the change in number of people living in a particular area. These changes may be positive or negative. So, the population growth refers to a change in the number of individuals living in a territory during a specified period of time. और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशल अपलिफ्टमेंट का एंड कल्चरल बैकग्राउंड का। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव कैसे होगी? अगर दिस हैपेंस, पॉजिटिव ग्रोथ होगी दिस हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन रेट 2 points ऑफ पीपल व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा और इमिग्रेशन ज़्यादा होगा। और यही नेगेटिव कब होगा? जब डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा और पॉपुलेशन से किसी अपनी ही कंट्री से माइग्रेशन ज़्यादा होगा अदर कंट्री में तब। तो अगर हम नेचर ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन देखें तो दिस इज़ द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पार्टिकुलर रीजन। तो नेचुरल ग्रोथ क्या होगी? बर्थ माइनस डेथ। एंड और एक्चुअल ग्रोथ क्या होगी? बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इसके हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। तो ये अगर हमें बर्थ रेट देखना है तो हम देखते हैं CBR। CBR मतलब क्रूड बर्थ रेट, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं लाइफ बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर और मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ अ एरिया, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। सेम हम डेथ रेट के साथ करते हैं और इससे हमें पता चलता है आउट ऑफ 1000 कितनी बर्थ हुई है। सेम हम डेथ रेट के साथ करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर
divide by mid-year population and multiply with 1000. एक और कॉन्सेप्ट है प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. सो प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उनकी ओरिजिनल प्लेस से, और जिस जगह वो जाते हैं उसको कहते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. सो प्लेस ऑफ ओरिजिन में पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. और इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन मतलब अगर सपोज़ इंडिया से कोई यूएसए में जा रहा है तो इंडिया में उसको एमिग्रेंट कहेंगे और यूएसए में उसी सेम इंडिविजुअल को इमिग्रेंट कहेंगे. सो emigration it means leaving or immigration it means coming. So the same concept I already taught you: immigration, immigration and out migration. Now what is the two sides of factor that influence migration? So the push and pull factor. So the push factor make the place of origin seem less attractive for reasons like unemployment, poor living condition, and the second one is pull, not full, it's pull. Pull factor. Pull factor make the place of destination seem more attractive than the place of origin for reason like better job opportunities or good living condition. Now we will deal with demographic translation. So as the name suggests, translation, it means change in demographic or in population. So the theory tells us that population of any region change from high birth and high death to low birth and low death. These changes occur in stages which are collectively known as demographic cycle. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है या प्री मॉडर्न सोसाइटी होती है वहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है और वहाँ पर डेथ रेट भी ज़्यादा होता है. और यही एग्रीकल्चर सोसाइटी यदि इंडस्ट्री में कन्वर्ट होती है तो वहाँ पर डेथ रेट भी कम होती है और बर्थ रेट भी कम होती है. तो इसको हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट स्टेज जहाँ पर हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है. क्यों? क्योंकि एपिडेमिक के कारण यहाँ पे या और भी रीज़न्स है, जैसे मेडिसिन्स प्रोवाइडेड नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, ये दे आर एंगेज विथ एग्रीकल्चर. अब आई सेकंड स्टेज की बात, जहाँ पर आते आते फर्टिलिटी रेट ज़्यादा था पर फिर कम होता गया. तो सेकंड स्टेज में आते आते यहाँ पर डेथ रेट भी कम हुई क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा मेजर्स अपनाने लगे. और थर्ड स्टेज में आते आते लोग अर्बनाइज हो जाते हैं, लिटरेट होते हैं लोग, हाई टेक्निकल नॉलेज उनको होती है. They have better technology as well as their deliberate controls the family size. तो ये अपकमिंग फ्यूचर के बारे में भी बता सकता है कि वहाँ तक पॉपुलेशन कैसे होगी, जिससे पीपल्स का फर्टिलिटी रेट एडजस्ट होता रहता है. तो अगर इंडिया की बात करें तो हम अभी सेकंड स्टेज में हैं क्योंकि हमारा बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है. मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ स्टेज 2 में हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ स्टेज 3 में हैं. पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है और अगर ज़्यादा होगी तो उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज पर लोग कॉम्पीट ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से जो अफोर्ड कर पा सकते हैं वो तो बहुत आराम से रह लेंगे, पर जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं दे में बी इन वर्स्ट कंडीशन. और ऐसे में सोसाइटी में क्राइम्स होंगे, इनइक्वालिटी होगी. इसलिए पॉपुलेशन और इंक्रीज़ ना हो, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, और इंडिया वाज द फर्स्ट टू डील विद दिस टॉपिक एंड टू लॉन्च दी स्कीम्स
और द फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस फॉर लार्ज फैमिलीज। तो इसमें माल्थस की एक थ्योरी आती है। माल्थस की थ्योरी दो चीज़ों से डील करती है, एक प्रिमिटिव चेक्स पर, मतलब जो इंडिविजुअल खुद कर सकता है, और एक होता है फिज़िकल चेक। अगर प्रिमिटिव चेक्स की बात करें तो एक इंडिविजुअल सेल प्रेगनेंसी का यूज़ करके या कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करके फर्टिलिटी को कंट्रोल कर सकता है, फर्टिलेशन ज़्यादा नहीं होगा। और अगर फिज़िकल चेक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ नेचुरल ऐसी चीज़ें जैसे फेमाइन हो गया, तो इन कारण अगर पॉपुलेशन कम होती है तो यहाँ पर डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मली फ़िज़िकल चेक्स में इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन कम हो जाती है। दैट्स इट। हमने देखा कि पॉपुलेशन कितना इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है किसी भी कंट्री का, जो हर एक तरह से अफेक्ट करता है। थैंक यू। आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द हैंड रिटन नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।